आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनको जो हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसके विपरीत मान लेंगे। अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या हैं। उनके बाद रूट 5 जो दिया गया है, हम रूट 5 को लिखेंगे। उनके बराबर में p बट्टे क्यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? इसलिए कि परिमेय संख्या जो होती है वो p बट्टे क्यू के रूप की होती है, इसलिए हम लोग रूट 5 के बराबर में p बट्टे क्यू लिखेंगे। उनके बाद यहाँ पर जो हमारा होगा p और q, वो क्या होगा? सहअभाज्य पूर्णांक होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि p बट्टे क्यू जो सहअभाज्य पूर्णांक है वो है तो है कैसे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि p बट्टे क्यू लिखा है, तो हम लोग ने p को भी सहअभाज्य पूर्णांक माना हुआ है, q भी सहअभाज्य पूर्णांक माना हुआ है। सहअभाज्य पूर्णांक होता क्या है? तो सहअभाज्य पूर्णांक सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, तो वह सहअभाज्य पूर्णांक है। जैसे 1 और 3, तो 1 और 3 1/3 जो है ये हमारा p बट्टे क्यू के रूप का है। इसमें हम लोगों ने दोनों पार्ट को सहअभाज्य पूर्णांक माना हुआ है, लेकिन सहअभाज्य पूर्णांक वो हुए जो एक और स्वयं, स्वयं मतलब खुद, स्वयं मतलब खुद, खुद मतलब जो संख्या खुद हैं वो। तो एक तो एक से ये डिवाइड जाएंगे और ये 3 एक से विभाज्य हैं। उनके अलावा ये खुद से डिवाइड जा रहे हैं, यानी 1 खुद है तो खुद से जा रहे हैं और 3 खुद है तो ये 3 से डिवाइड जा रहे हैं। तो ये हमारे सहअभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझ लिए हैं, अब आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पक्ष बराबर से पहले के हैं, एक पक्ष बराबर के बाद के हैं। हम इन दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट 5 का वर्ग करेंगे बराबर p बट्टे क्यू का भी वर्ग करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो रूट 5 का वर्ग हम लोग अगर करते हैं तो कि हम लोग रूट 5 को 2 बार लिखें, रूट 5 इंटू रूट 5, इनका मतलब होता है रूट 5 का वर्ग है। तो इनको हमको आपस में मल्टीपल करेंगे। जब भी रूट को आपस में मल्टीपल करेंगे तो रूट टूट करके वो जो संख्या लिखी हुई है वो सिंगल संख्या आएगी। जैसे रूट 5 है, रूट 5 है, इनको आपस में गुना करेंगे तो ये सिर्फ 5 होगा। अगर रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो ये सिर्फ 2 होगा। जैसे कि हम लोगों ने समझ लिया, रूट 5 को रूट 5 से गुना करने पर सिर्फ 5 होता है। उसी तरह रूट 2 को रूट 2 से गुना करने पर 2 होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रूट 5 यानी रूट 5 का होल स्क्वायर का मतलब होता वही है, रूट 5 इंटू रूट 5। तो सिंपल सा 5 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 को रूट 5 से गुना करने पर क्या आएगा? 5 आएगा और बराबर लिखेंगे। उनके बाद p बट्टे क्यू है, तो p बट्टे क्यू को हम इस प्रकार लिखेंगे p बट्टे क्यू गुना p बट्टे क्यू। तो p2 q2 को होल स्क्वायर को इस टाइप से हम लिखेंगे 2 करके, तो हम लिख सकते हैं 2p है तो p का वर्ग हो जाएगा और 2q है तो q का वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे p का वर्ग बटे q का वर्ग। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर जैसे कि 5 दिया गया है, तो डिवाइड जो डिवाइड वाली संख्या किस में जाती है कन्वर्ट होकर के? बराबर के दूसरे तरफ जाने पर वो गुना में एक्सचेंज हो जाती है। तो हम लिखेंगे 5q का वर्ग बराबर p का वर्ग। तो इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे। उनके बाद आगे बढ़ेंगे तो q2 को अपने जगह पे छोड़ देंगे, बराबर लिखेंगे p2 तो हमारा रहेगा ही, और ये जो गुना वाली संख्या है ये हमारा भाग में आ जाएगा 5 बराबर से दूसरे साइड आने पर।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि P2 5 से विभाजित है, तो हम लिखेंगे यहाँ P2 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, तो हम लिखेंगे P भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम लोग स्थिति 1 बना लेते हैं, लिखेंगे तब P का एक गुणनखंड 5 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि P का एक गुणनखंड 5 जो होगा, तो वो होगा कैसे, तो हम लोग वो समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लिखा है 30/5। मान लीजिए इसको हम लोग भाग कर रहे हैं, किन से भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं, 5 छंग के 30। तो इनको आपस में किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 × 6। तो क्या एक गुणनखंड इनका 5 भी है ना। तो इनका जब एक गुणनखंड 5 है, तो उसी प्रकार P2/5 है। तो हम यहाँ पर P2/5 को अगर 5 से भाग करते हैं, या मान लीजिए P है, P से 5 को भाग कर रहे हैं, तो क्या P को 5 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी आए, तो क्या यहाँ पे P 5 से जो भाग लग रहा है, तो वो तो कम से कम गुणनखंड में आएगा ही, यहाँ जो भी आए। जब उनका एक गुणनखंड 5 होगा, तो मैंने लिखा तब P का एक गुणनखंड 5 होगा। तो ये एक गुणनखंड हमने 5 लिखा, बाकी जो आएगा उनको हम लोग m मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P बराबर 5m। उनके बाद हम लोग लिखेंगे P के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो रख लेते हैं, लिखेंगे P के मान को समीकरण 1 में रखने पर 5q का वर्ग है, तो हम लिखेंगे 5q के वर्ग बराबर समीकरण 1 में जैसे हम देख सकते हैं कि 5q का वर्ग दिया गया है, तो हम लोग 5q का वर्ग लिखे। उनके बाद देख सकते हैं कि तो P के मान 5m दिए गए हैं, तो P के मान 5m दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5m, और P पे वर्ग लगा है, तो हम लोग 5m पे वर्ग लगाएंगे। उनके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो हम सिंपल सा देख सकते हैं कि 5q का वर्ग है, तो इसको 5q का वर्ग लिखेंगे। 5m का वर्ग का मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 5m को 2 बार लिखना। 5m को 2 बार लिखना, इन्हीं का मतलब होता है 5m का वर्ग। तो अब इनको हम लोग आपस में मल्टीपल करेंगे, तो 5 चौक 25, और कितने m है, 2m है, तो m का वर्ग हो जाएगा। तो 25m का वर्ग जो होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25m का वर्ग। उनके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 25 किस में है, m के गुणनखंड में है, तो इनके गुणनखंड में, तो इसको बराबर से इधर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएंगे, 25 डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 5q का वर्ग बटे 25 बराबर m का वर्ग। उनके बाद 5 एकम 5, 5 25, तो हम लिखेंगे q एकम q वर्ग, उसके बाद बटे 5 बराबर m का वर्ग। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार हमारा P2 5 से विभाजित था, उसी प्रकार यहाँ पर Q2 भी 5 से विभाजित है। तो सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पर लिखा था, उन्हीं प्रोसेस को हम लोग फिर से दोबारा लिखेंगे। यहाँ Q2 5 से विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम लोग स्थिति 2 बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ Q2 भी 5 से विभाजित है, और स्थिति 1 में यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि P2 भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले क्या लिखा था कि P तथा Q सअभाज्य पूर्णांक है। तो P तथा Q जो सअभाज्य पूर्णांक है, P क्या था, या तो वो स्वयं से कटता था, या तो 1 से कट रहा था। P तथा Q हमने एक उदाहरण में भी समझा है, तो लेकिन 5 से नहीं कट रहा है। तो 5 से नहीं कट रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 1 और
2 से स्पष्ट होता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।